जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। और मेहनत के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड्स नज़दीक है। तो बोर्ड्स नज़दीक है, अब इसकी तैयारी में आपको भरपूर लगना है बच्चों। और नॉलेज लेने के साथ साथ आपको इतना अच्छा से प्रैक्टिस करना है, प्रयास करना है कि एग्जाम भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाओ बच्चों। तो देखिए बच्चों, मेरा बहुत दिनों से साइंस चल रहा था बच्चों। तो साइंस में इसके पहले जो मेरा टॉपिक था वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टॉपिक था बच्चों। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लगभग जो ज़्यादा जरूरी वाली चीज़ें थी बच्चों, जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी, उसका हम पूरा कंप्लीट किए। अब चूंकि साइंस में बहुत दिन से साइंस चल रहा था, तो अब हम मैथ की ओर आ रहे हैं बच्चों। और आज से फिर हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो मैथ में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये मेंसुरेशन ब्रांच है। और मेंसुरेशन या ज्योमेट्री ब्रांच भी आप इसको कह सकते हो बच्चों, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब जो चीजें होती हैं, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, आयतन हो गया, तो ये सब चीजें ज्यादा करके मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है बच्चों। लेकिन यहाँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो वृत्त के बहुत सारे चीज जो होते हैं, जैसे वृत्त में आपका चाप हो गया बच्चों, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया। तो चाप, आर्क, चाप हो गया आपका, जीवा हो गया। तो ये सब जो चीजें होती हैं बच्चों, ये आपका ज्योमेट्री से संबंधित होता है बच्चों। तो वृत्त की बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। आपका रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया। तो ये सब विशेष करके ये सब जो टर्म होते हैं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं बच्चों। लेकिन इसमें जो एरिया वगैरह जो निकाला जाएगा बच्चों, तो एरिया वगैरह विशेष करके मेंसुरेशन ब्रांच के अंदर आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ब्रांच को लिखे हैं ऑब्लिक में करके बच्चों, मेंसुरेशन। यानी इसमें जो एरिया वगैरह निकलेगा, परिमाप, परिमिति वगैरह जो निकलेगा बच्चों, ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट के अंदर आ जाता है। और इसमें जो टर्म यूज होते हैं बच्चों, जैसे कि अभी हम बताए चाप, जीवा, ये सब जो टर्म यूज होते हैं, ये सब टर्म ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है बच्चों। इसीलिए ब्रांच में हम मेंसुरेशन या ज्योमेट्री लिखे हैं बच्चों। तो मेरा टॉपिक है बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एक ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसका जरूरत आपको लगभग सारी हायर क्लासों में आपका जरूरत पड़ेगी बच्चों। हर कक्षाओं में इसका जरूरत पड़ता है, विशेष करके क्लास 8, 9, 10, उसके बाद आगे की कक्षाओं 11, 12। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आपका इधर क्लास 8, 9, 10 के लिए तो है ही, उसके बाद आगे की कक्षाओं के लिए भी ये है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप लोग को इस चैप्टर को बड़ा ही अच्छी तरीके से समझना है बच्चों। और पूरा बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल तक की चीजों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे बच्चों। तो आप इस चैप्टर में, इस वीडियो में, सारे पार्ट में आप पूर्ण रूप से बने रहिए बच्चों। और सारे पार्ट को कंप्लीट रूप से आप देखिए और देखने के बाद इसका नोट्स क्लियर करते जाइए बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आप चैनल में लगातार बने रहिए बच्चों और पूरे पार्ट को आप पूर्ण रूप से देखिए बच्चों और उसका एक नोट्स क्लियर कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा बातें नहीं, अब पढ़ाई में जो भी बातें हम करेंगे मैक्सिमम वो पढ़ाई के लिए करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, टॉपिक आप देख लिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ सर्कल्स कर दीजिए बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब इसमें मेरा आज स्टार्टिंग है बच्चों और आज पार्ट 1 चलेगा। और पार्ट 1 में आज मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा बच्चों, जिसमें हम वृत्त से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और वृत्त से संबंधित जो जो टर्म इसमें यूज होगा, वृत्त में जो जो टर्म यूज होते हैं, उस टर्म से आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपको एक परिचय आज करवाएंगे बच्चों। फिर परिचय हो जाने के बाद फिर इसमें जितने तरह के फॉर्मूला हैं उस फॉर्मूला को बताएंगे बच्चों। और उसमें जो जो फॉर्मूला
को प्रूफ करके भी आपको हम बताएंगे, कुछ कुछ फॉर्मूले को जो जरूरी है उसको आपको प्रूफ करके भी दिखाया जाएगा। और दिखाने के बाद जब आप पूरी बातों को फॉर्मूला इसका समझ जाएंगे और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग का ब्रीथ जो ये टॉपिक है मेरा, तो इसमें आज हम ब्रीथ का इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों। तो आज हम लोग ब्रीथ के इंट्रोडक्शन पूरा देखते हैं, ब्रीथ के बारे में और उससे जितने टर्म उससे संबंधित हैं वो सब के बारे में देखते हैं बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग ब्रीथ के बारे में जानते हैं, ब्रीथ किसको कहा जाता है, डिफिनेशन से हम चलेंगे और उसकी बातों को पूर्ण रूप से समझेंगे बच्चों। तो आइए आज हम लोग चलते हैं ब्रीथ से। ब्रीथ जिसको इंग्लिश में सर्कल बोला जाता है बच्चों, सर्कल या सर्किल, ये आपका ब्रीथ। अब ब्रीथ क्या है बच्चों, तो ब्रीथ को आप नीचे कक्षाओं से बच्चों, बहुत नीचे लेवल से ब्रीथ के बारे में आप जान रहे होंगे बच्चों कि ब्रीथ क्या होता है। तो ब्रीथ का हम डिफिनेशन बताएंगे, इसके पहले कुछ आपको ब्रीथ का कुछ एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। तो ब्रीथ का एग्जाम्पल में देखिए कि ब्रीथ किसको कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, रोटी जो होता है आपका वो एक ब्रीथ के अंदर है बच्चों। उसके बाद चूड़ी आपका एक ब्रीथ के अंदर हो गया बच्चों। और उसके बाद साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया हो गया, व्हील हो गया, ये सब सारे ब्रीथ के अंदर होते हैं बच्चों। तो ब्रीथ के ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए जो ब्रीथ के अंदर होते हैं। तो रोटी जो हम लोग खाते हैं बच्चों वो आपका ब्रीथ के अंदर है, चूड़ी ब्रीथ के अंदर है। उसके बाद गाड़ी साइकिल का पहिया जो है बच्चों वो ब्रीथ के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें ब्रीथ के अंदर आती हैं बच्चों। वाशर वगैरह होता है, ये भी आपका एक वृत्ताकार शेप में है, ये ब्रीथ के अंदर आता है, जो रबर का वाशर वगैरह होता है। तो ये सब चीजें आपका ब्रीथ हो गया बच्चों। आप ब्रीथ को कोई जो गोल आकृति को भी ब्रीथ बोल देता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गोल हैं उसको ब्रीथ कह देंगे, तो ऐसी बातें नहीं है बच्चों। आपका गेंद या फुटबॉल आपका ये ब्रीथ के अंदर नहीं है बच्चों। गेंद, फुटबॉल, ग्लव ये सब ब्रीथ नहीं है, बल्कि वो एक स्फीयर है, एक गोला है बच्चों। तो ये सब ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, ब्रीथ की परिभाषा क्या होगी। तो ब्रीथ की परिभाषा हम कुछ इस तरह से देंगे बच्चों कि एक नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरियों पर स्थित असंख्य बिंदुओं का वह समूह जो एक बंद आकृति का निर्माण करता है, चारों तरफ से एक घेरा, एक बंद आकृति को बनाता है, वही आपका ब्रीथ कहलाता है। तो ब्रीथ का डिफिनेशन इस टाइप से हुआ बच्चों, एक नियत बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट हम यहां ले रहे हैं बच्चों, इस फिक्स पॉइंट के चारों ओर समान दूरियों पर असंख्य बिंदुओं का वह समूह जो एक बंद आकृति का निर्माण करता है वो ब्रीथ कहलाता है बच्चों। तो यहां से आपका समान दूरी पर, इस जगह से आपका समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं का एक समूह होगा बच्चों। और इस बिंदु के चारों ओर इस तरह से घुमा हुआ रहेगा बच्चों। थोड़ा सा शेप उतना अच्छा नहीं आया क्योंकि ये बिंदु पूरा बीचों बीच में आ जाएगा बच्चों, तो आप इसको अच्छा से कर लेंगे, मेन आप लोग समझिए। तो एक नियत बिंदु के चारों ओर, और ये नियत बिंदु कौन होता है बच्चों, जहां पर आप प्रकाल का नोक रखते हैं, उस प्रकाल के नोक को नियत बिंदु फिक्स पॉइंट बोला जाता है बच्चों। तो प्रकाल का नोक आप यहाँ पर रख के और सब जगह आप बिंदु को डालते जाइए, पूरे कंटिन्यूअसली नहीं करना है बच्चों, छोड़ के आप इस तरह से बिंदु को चारों तरफ डालते जाइए बच्चों। तो चारों तरफ डालने के बाद इस नियत बिंदु के चारों ओर एक असंख्य बिंदुओं का एक समूह प्राप्त होगा बच्चों। और वो जो असंख्य बिंदुओं का एक समूह मिलेगा, ये सारे बिंदु आपस में मिलके चारों ओर से घेरा एक बंद आकृति का निर्माण करता है, और यही बंद आकृति मेरा ब्रीथ कहलाता है बच्चों। यही बंद आकृति को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। और ये जो नियत बिंदु होता है बच्चों, ये जो घेरा बना, ये पूरे आपका ये घेरा एक सर्कल हो गया बच्चों। तो सर्कल कहां तक हुआ, तो ये घेरा ये जितने भाग को कवर किया है ये आपका एक सर्कल हो गया बच्चों। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पॉइंट ही आपका सर्कल हुआ, ऐसा बात नहीं। ये पॉइंट मिलने के बाद इस स्पेस को अंदर की ओर कवर किया, ये पूरे स्पेस जो अंदर से कवर हुआ है
ये आपका पूरे स्पेस आपका एक सर्कल हुआ बच्चों। ये पूरा स्पेस जो अंदर से कवर किया, इस बोर्ड का जितना भाग ये कवर किया, ये बिंदु अंदर से ये पूरे मिल के आपका, जिसमें से ये सारा बिंदु और ये अंदर वाला पार्ट्स, ये सारा मिल के आपका वृत्त कहलाता है बच्चों। और इस नियत बिंदु को बच्चों, इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र बोला जाता है। यहां पर हम प्रकाल का नोक को रखेंगे बच्चों, और नोक को रख के इसको घुमाएंगे तो नोक आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये वृत्त का केंद्र होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, ये वृत्त का केंद्र हो गया बच्चों। इसको हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। उसके बाद आप जब ये सेंटर हो गया तो यहां से कोई भी बिंदु तक की दूरी आपका क्या होगा बच्चों, तो यहां से कोई भी बिंदु तक की दूरी, इस सेंटर से कोई भी बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होगी बच्चों। ये आपका वृत्त की त्रिज्या होगी। और चूंकि यहां से सारे बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं बच्चों, इसलिए त्रिज्या की लंबाई बिल्कुल समान होगी बच्चों। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है बच्चों। अलग अलग माप वाली वृत्त अगर होंगी तो उसकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। लेकिन एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होंगी, तो एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होंगी बच्चों, तो एक वृत्त असंख्य बिंदु से बना है। तो असंख्य बिंदु से बना है तो यहां से कोई भी बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और यहां पर चूंकि असंख्य बिंदु है, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, असंख्य बिंदु है, अपरिमित बिंदु है, तो कहने का मतलब कि एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं भी होंगी बच्चों। एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं, क्योंकि एक वृत्त असंख्य बिंदुओं से बनता है, इसलिए एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होंगी। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होंगी बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये आपका त्रिज्या हो गया बच्चों। सेंटर को जनरली ओ से दिखाया जाता है, तो ये ओ आपका सेंटर हो गया। और त्रिज्या को स्मॉल आर से, कैपिटल आर से भी आप दिखा सकते हैं बच्चों, लेकिन जनरल स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया बच्चों, ये आपका त्रिज्या हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस बोलते हैं बच्चों। ये रेडियस हो गया। और इंग्लिश रेडियस होने की वजह से ही इसको आर से डिनोट करते हैं बच्चों। स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से भी आप कर सकते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया बच्चों। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। आप देखिए बच्चों, यहां पर चूंकि बिंदु को हम स्टॉप करके पूरे कंटिन्यूअसली नहीं लिए, हम यहां से प्रकाल की नोक को रखे और बिंदु को लेते गए और फिर पेंसिल को उठाते गए, तो इस तरह से डॉट बन गया। आप इसी को अगर एक साथ कंटिन्यूअसली इस टाइप से मिला दिया जाता है बच्चों, तो सारे पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं, तो उससे पता नहीं चल पाता है कि ये किससे बना है। लेकिन अब अगर आप रोक के लेते हैं पेंसिल को, तो आपको पता चल जाएगा कि असंख्य बिंदुओं के समूह से बना हुआ है एक सर्कल। अब इसी को अगर हम एक साथ अगर इस टाइप से ले लेते हैं बच्चों, तो इस तरह से लेने के बाद सारे पॉइंट्स एक साथ मिल जाते हैं बच्चों। तो जहां पर हम प्रकाल का नोक रखते हैं बच्चों, वो आपका सेंटर होता है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और यहां से ये जो पॉइंट्स, यहां जो पॉइंट्स से ये बने हैं, तो कोई भी पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलेंगे बच्चों। तो ये आपका रेडियस हो गया। अब यहां पर और भी भाग इसका देखना है बच्चों कि और क्या क्या भाग है। तो ये आपका रेडियस हो गया, सर्कल हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका डायमीटर क्या होता है बच्चों। उसके बाद ये बाहर से जो चारों ओर जो घेरा बना हुआ है, इस घेरा को क्या करते हैं बच्चों, तो ये बाहर से जो चारों ओर से ये जो घेरा बना हुआ है बच्चों, इस घेरा को वृत्त की परिधि या परिमाप बोला जाता है बच्चों। तो आप परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन वृत्त के लिए ज्यादा करके परिधि का ही यूज होता है बच्चों। वृत्त के लिए, सर्कल के लिए ज्यादा करके परिधि यूज होता है, मतलब इसका परिधि ही परिमाप होता है। तो सर्कल के लिए ज्यादा करके परिधि शब्द का यूज किया जाता है। उसके बाद जो बहुभुज होता है बच्चों, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब के लिए परिमिति या परिमाप का यूज होता है, वहां परिधि का यूज नहीं किया जाता है। परिधि स्पेशली वृत्त के लिए यूज होता है,
और बहुभुज के लिए परिमिति या परिमाप शब्द का यूज किया जाता है। तो वृत्त वाला में दोनों बातें हो जाएगी। वृत्त में अक्सर परिधि का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो परिधि आपका परिमाप कहलाएगा। लेकिन बहुभुज में परिमिति या परिमाप आपका परिधि नहीं कहलाएगा बच्चों। परिधि शब्द स्पेशल आपका वृत्त के लिए है बच्चों, परिधि शब्द स्पेशल वृत्त के लिए, और बहुभुज के लिए परिमाप या परिमिति शब्द है। लेकिन वृत्त में परिधि के अलावे हम उसको परिमिति या परिमाप भी कह सकते हैं। यानी वृत्त में हम दोनों चीज कर सकते हैं, परिधि भी और परिमिति या परिमाप भी कर सकते हैं। लेकिन किसी बहुभुज में हम परिधि नहीं बोलेंगे बच्चों, बहुभुज में हम परिमिति या परिमाप बोलेंगे। ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चारों ओर से जो एक घेरा है बच्चों, इस चारों ओर के घेरा को वृत्त की परिधि बोला जाता है बच्चों। ये चारों ओर का जो घेरा हुआ, तो यहां पर हम दर्शा देते हैं बच्चों, ये चारों तरफ से जो घेरा बना है, ये घेरा आपका वृत्त की परिधि, या आप इसको परिमिति या परिमाप भी बोल सकते हो बच्चों, परिमिति या परिमाप। और आपको पता है बच्चों परिमिति या परिमाप क्या होता है। तो परिमिति, परि मतलब चारों ओर, और मिति मतलब माप होता है, मेजरमेंट। परिमाप वही हुआ, परि मतलब चारों ओर, माप चारों ओर की माप जो होगी बच्चों, वही माप कहलाता है परिमिति या परिमाप, या वृत्त के लिए वो परिधि भी कहलाता है। तो ये चारों ओर का जो घेरा है, ये चारों ओर की जो लंबाई होगी बच्चों, ये चारों ओर के घेरा को, मान लीजिए घेरा हम एक तार से बनाए हैं बच्चों, और तार से बनाए इस तार को फिर हम फैला दिए बच्चों। मान लीजिए तार है, सर्कल के रूप में है और वो पूरे कंप्लीट है, तो बीच में हम कट कर दिए, कट कर देने के बाद उसको हम फैला दिए बच्चों। तो तार की जो ये स्ट्रेट में जो लंबाई होगी बच्चों, अब इसी लंबाई को चारों तरफ से घुमा दिया गया, तो वही तार की लंबाई, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बीच में कट कर दें बच्चों, तो कट कर देने के बाद अगर ये तार से सपोज दैट अगर बना हुआ है, तो इसको हम फैलाएंगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बच्चों। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा बच्चों, इसकी जो लंबाई होगी, इसका जो लेंथ होगा, तो यही लेंथ इसकी परिधि होगी, क्योंकि यही लेंथ चारों तरफ से घूम के घेरा बना दिया, यही लेंथ चारों तरफ से घूम के घेरा बना दिया। और मान लीजिए तार का बनाया है और बीच में हम कट करके इसको हम फैला देंगे बच्चों, तो इस तरह का एक लंबाई मेरा आएगा, एक तार की लंबाई होगी। तो ये जो तार की लंबाई होगी बच्चों, यही इसका परिधि होगा। ये तार की लंबाई आपका वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो तार की लंबाई को हम स्केल से माप लेंगे बच्चों, तो स्केल से मापने के बाद इसकी जितनी भी लंबाई आएगी, और वही लंबाई आपका वृत्त का परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि कुछ नहीं है बच्चों, वृत्त का परिधि आपका एक लेंथ है बच्चों, एक लंबाई है वो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोला जाता है बच्चों। सरकमफ्रेंस, परिधि को सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस बोला जाता है बच्चों। और परिमिति या परिमाप का जान रहे हैं, उसको पैरीमीटर बोला जाता है। तो परिमिति या परिमाप का पैरीमीटर होता है बच्चों। तो सरकमफ्रेंस या पैरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये वृत्त के जो चारों तरफ से घेरा बना है बच्चों, उस घेरा का जो लेंथ होगा, वही लेंथ आपका वृत्त की परिधि, परिमिति या परिमाप होगा। अगर इसको फैला दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, इसका जो लेंथ होगा वही वृत्त की परिधि या परिमिति या परिमाप होगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे की बातों को देखते हैं। ये सब सारी चीज आप नोट करते जाएंगे बच्चों, ये बेसिक बातें हैं और आपको बेसिक से समझना है बढ़िया से, तब फिर आगे की चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे बच्चों। अब हम लोग को वृत्त में अब नेक्स्ट बातें जानना है बच्चों। तो अभी हम लोग वृत्त के बारे में समझ गए। वृत्त का केंद्र देख लिए, ये जो नियत बिंदु है जिसके चारों ओर समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं का समूह होता है, तो ये नियत बिंदु आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। और वृत्त के केंद्र से परिधि पर, ये परिधि हो गया, परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती हैं और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं बच्चों। अब हम लोग आगे आते हैं।
अब हम लोग व्यास को समझेंगे बच्चों कि व्यास कौन होता है, वृत्त का व्यास कौन होगा। तो वृत्त का व्यास समझने के पूर्व बच्चों आपको थोड़ा जीवा के बारे में समझना होगा। अगर आप जीवा समझते हैं तो फिर आपको व्यास समझने में सुविधा होगी बच्चों। तो चलिए बच्चों अभी हम जीवा देखते हैं। जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है बच्चों, CHORD, कॉर्ड। अब कॉर्ड कौन सा होता है बच्चों, सर्कल का कॉर्ड। तो सर्कल का कॉर्ड होता है बच्चों परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा बच्चों। तो परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाना है बच्चों, परिधि पर। तो परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा बच्चों वो आपका जीवा कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो मान लीजिए बच्चों परिधि पर एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। हम ये दोनों बिंदु को मिला दिए बच्चों। अब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये आपका जीवा होगा। तो जीवा किसी भी तरह से हो सकता है, परिधि पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बच्चों। आपका इधर से भी ऐसे होगा, एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां, दो बिंदु ध्यान में रखना है बच्चों, दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा बच्चों वही रेखाखंड आपका कॉर्ड कहलाएगा बच्चों, यानी जीवा कहलाएगा। आप इसको इस तरफ से भी ले सकते हैं बच्चों, इधर से भी ले सकते हैं। तो आप यहां से भी चालू कर सकते हैं, कहीं से भी दो पॉइंट को मिलाना है बच्चों तो कहीं से भी आप चालू कीजिए। ये भी आपका कॉर्ड हो गया, ये भी आपका कॉर्ड हो गया बच्चों। फिर आगे आप जाइएगा, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी आपका कॉर्ड हो गया बच्चों। सब ये जीवा हो गया। मतलब परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा बच्चों वो आपका जीवा हो जाएगा। आप इधर से भी तिरछा भी मिला सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी, इस तरह से भी मिला सकते हैं, वो भी आपका कॉर्ड होगा। इस तरह से भी आप मिला सकते हैं, वो भी कॉर्ड होगा। अब इसमें समझना है बच्चों कि व्यास कौन होगा, व्यास किसको कहेंगे। व्यास जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है बच्चों। तो ये सब सारा कॉर्ड हो गया, ये सब सारी जीवाएं हो गई। तो ये सब टोटल आपका जीवा हो गया। टोटल जितना आप रेखाखंड यहां देख रहे हैं सब आपका जीवा हो गया। अब व्यास क्या है बच्चों, तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है। अब डायमीटर क्या होता है बच्चों, तो डायमीटर का डिफिनेशन है, डायमीटर जो है बच्चों वो एक जीवा है बच्चों, जीवा ही डायमीटर होता है। लेकिन कौन सी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो आपका वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास आपका एक जीवा ही है, व्यास आपका एक जीवा ही है। लेकिन कौन सी जीवा है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो देखिए बच्चों इसको हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ले रहे हैं और इस जगह पर हम मान लीजिए सेंटर ले रहे हैं, इस जगह पर सेंटर। तो वृत्त की वो जीवा जो सेंटर से होकर जाएगा वो सबसे बड़ी होगा और वही वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो सेंटर से इधर से मेरा एक ये गया और इधर से मेरा एक ये गया। तो ये जो जीवा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं और जब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी और यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है बच्चों। तो आप डिफिनेशन में याद रखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो हमारा वृत्त का व्यास कहलाता है। अब वृत्त का व्यास ये हो गया। वृत्त का व्यास ऐसे भी हो सकता है बच्चों, सेंटर से जाना चाहिए और सबसे बड़ी जीवा होनी चाहिए। तो सेंटर से गया सबसे बड़ी जीवा तो आपका ये भी व्यास हो जाएगा, आपका ये भी व्यास हो गया। उसके बाद इधर से भी आप ले सकते हैं, सेंटर से जाना चाहिए और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होनी चाहिए, वो आपका वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो व्यास आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। और व्यास का जो आधा होता है बच्चों, तो व्यास का आधा ही त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या में भी यही बात है बच्चों, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास है और व्यास का ही आधा आपका त्रिज्या हुआ बच्चों। तो ये आपका व्यास हो गया। तो इसी व्यास का जो मेरा आधा होगा, आधा पार्ट जो होगा
ये आपका त्रिज्या होगा। तो इधर से इधर त्रिज्या, इधर से इधर त्रिज्या, फिर इधर से इधर त्रिज्या हो गया बच्चों, फिर इधर से इधर त्रिज्या, इधर से इधर त्रिज्या, इधर से इधर त्रिज्या। यानी त्रिज्या जो होता है तो वृत्त के एक ऐसे जीवा का वो हाफ पार्ट होता है बच्चों, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा का ही आधा पार्ट जो होता है बच्चों, वो आपका त्रिज्या होता है, और वो सबसे बड़ी जीवा जो हुआ वो आपका व्यास हो गया बच्चों। तो ये आपका व्यास हो गया, व्यास भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हमको एक बात जानना है बच्चों, अब व्यास में हमको क्या जानना है, तो व्यास में आपको एक बात ये जानना है बच्चों कि वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है बच्चों। अब वृत्त का एक व्यास अगर वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है तो दो बराबर भाग क्या कहलाएंगे बच्चों, सोचिए वो दो बराबर भाग क्या होंगे, तो दो बराबर भाग अर्धवृत्त कहलाएंगे बच्चों। वो दो बराबर भाग जो होगा, एक व्यास जो होगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी, व्यास जो होता है ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है बच्चों। और जब वृत्त दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा तो कहने का मतलब वो अर्धवृत्त बन जाएगा बच्चों। तब इसी में हम अर्धवृत्त को भी समझ लेते हैं, थोड़ा अर्धवृत्त को देख लेते हैं बच्चों कि अर्धवृत्त में क्या कहानी है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है, और एक वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर अर्धवृत्तों में समविभाजित करता है, दो बराबर अर्धवृत्तों में उसको विभाजित कर देता है। तो यहां पर देखिए एक ये सर्कल हो गया बच्चों, और सेंटर मान लीजिए इस जगह पर है, और यहां से हम एक रेखाखंड मिलाए जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, क्योंकि परिधि पर स्थित ये दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है और सेंटर से जा रहा है, इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये आपका वृत्त का व्यास हुआ, और व्यास को बच्चों, व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं, डायमीटर, और इसका जो हाफ होगा बच्चों ओ से इधर का एक हम यहाँ नाम दे देते हैं बच्चों, यहाँ a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं, ए भी व्यास हो गया, लेकिन ओ ए आपका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, और ओ भी आपका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों। अब ये जो व्यास है वृत्त को दो बराबर भागों में समविभाजित करता है बच्चों, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो वृत्त को दो बराबर भाग में ये बांट देगा, तो इससे जो ये दो बराबर भाग बना, ये दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाएंगे बच्चों, इसको अर्धवृत्त बोला जाता है। तो एक भाग व्यास से इस तरह से इधर बना बच्चों, और एक भाग इस टाइप से इधर बना बच्चों, और ये जो भाग बना ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा बच्चों। ये आपका अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त जिसको इंग्लिश में सेमी सर्कल बोला जाता है बच्चों, ये आपका अर्धवृत्त, और ये भी आपका अर्धवृत्त हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे बच्चों कि वृत्त का एक व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित कर देता है बच्चों, और दोनों अर्धवृत्त बिल्कुल समान होंगे, उसका एरिया भी समान होगा, पैरामीटर वगैरह भी समान होगा, समझिए। तो ये सब सारी चीजें उसका समान होता है। तो अर्धवृत्त भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे फिर देखते हैं, आगे फिर हम लोग को क्या देखना है। तो चलिए, अर्धवृत्त की बातें भी क्लियर हो गया, जीवा भी समझ में आ गया, व्यास त्रिज्या भी आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग को देखना है बच्चों, त्रिज्या का डिफिनेशन वगैरह तो दिमाग में आ गया होगा बच्चों। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु तक की दूरी, या वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है, और वो आपका केंद्र से होगा। या आप डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों कि वृत्त के व्यास की आधी लंबाई को, वृत्त के व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं बच्चों। अब हम लोग को जानना है कि ये वृत्त है, तो इसके अंदर वाला पार्ट, ये वृत्त हम बना दिए, तो ब्लैक बोर्ड का ये इतना भाग कवर किया, ये जो कवर किया ये क्या कहलाएगा, तो ये जो अंदर आप देख रहे हैं बच्चों, ये अंदर आपका पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, सोचिए, ये अंदर का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा। ये वृत्त जो बनाए, जो घेरा लगा चारों तरफ से,
ये घेरा बोर्ड के इतने भाग को कवर किया, तो ये भाग क्या कहलाएगा? तो ये अंदर वाले भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है बच्चों। ये अंदर वाला भाग है वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला निकालने के टाइम में बच्चों फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, उस टाइम ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों। ये अंदर का पोर्शन क्या है, अंदर में कुछ चीजें बनेगी, तो आपसे हम पूछेंगे बच्चों कि अंदर में जो भाग मेरा बना हुआ है तो वृत्त का कौन से हिस्से में बना हुआ है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको बेसिक अभी से पकड़ते जाना है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो अंदर वाला ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इसके बाद अब हम लोग एक चाप के बारे में समझते हैं बच्चों कि चाप क्या होता है। तो अब देखिए चाप को हम लोग देखते हैं, चाप किसको कहा जाता है। तो चाप का इंग्लिश आर्क होता है बच्चों। चाप को हम इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, ARC। अब चाप कौन होता है बच्चों? तो चाप वृत्त की परिधि, ये चारों ओर जो हो गया बच्चों, ये आपका वृत्त की परिधि हुआ। तो चाप जो होता है वृत्त की परिधि का एक पार्ट होता है बच्चों। तो वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है और उसी को हम लोग चाप बोलते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम फिगर में दिखाते हैं चाप कौन है। तो आपका एक सर्कल बन गया, इसका यहां पर सेंटर हो गया। अब चाप कौन होगा बच्चों? तो चाप जो होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का एक पार्ट होता है बच्चों। वृत्त की परिधि का ही एक हिस्सा होता है, ये आपका वृत्त की परिधि हो गया, इसी का एक हिस्सा होगा आपका चाप। तो मान लीजिए बच्चों एक हिस्सा हम बनाते हैं यहां पर, यहां से यहां हम कट किए, तो एक हिस्सा मेरा यहां से यहां तक बना बच्चों, ये वृत्त की परिधि का एक पार्ट हुआ। और वृत्त की परिधि चूंकि एक लंबाई होता है बच्चों, तो ये भी आपका एक लंबाई ही होगा बच्चों। लेकिन ये लंबाई, ये लेंथ जो होता है ये थोड़ा कर्व में होता है बच्चों, ये सीधा स्ट्रेट में नहीं होता है, ये कर्व में होता है। तो ये आपका यहां से यहां आपका एक आर्क बन गया, एक चाप बन गया। तो यहां का नाम हम A देते हैं बच्चों, और यहां का नाम हम B देते हैं, और फिर ऊपर यहां नाम हम C देते हैं बच्चों। अब एक चाप मेरा यहां से यहां तक बना और एक चाप यहां से यहां तक बना। अब आप देखिए बच्चों कि ये जो चाप है ये कहां पर बना है? तो वृत्त की परिधि पर बना है। तो वृत्त की परिधि का एक हिस्सा है। तो ये जो चाप बना बच्चों, ये वाला चाप जो इस टाइप से बना, यहां पर आपका A लिखे हैं बच्चों, ये A हो गया और ये B हो गया। ये चाप बच्चों लघु चाप कहलाएगा, क्योंकि परिधि का ये जो पार्ट है इस पार्ट से छोटा है बच्चों। तो परिधि, पूरे परिधि का ये जो पार्ट ये है, ये पार्ट एक छोटा हिस्सा है बच्चों, और इधर का जो पार्ट है इससे बड़ा हिस्सा है। तो इससे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इधर का जो पार्ट है इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलेंगे बच्चों, और इसको बोलेंगे लघु चाप। इसको लघु चाप बोलेंगे बच्चों। और लघु चाप का इंग्लिश होता है माइनर, और माइनर आर्क होगा, इसका इंग्लिश में आपका लघु के लिए माइनर आर्क होगा। ये माइनर आर्क हो गया बच्चों। अब इधर का एक जो हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, इधर का जो हिस्सा है, इधर हम मिटा के लिख देते हैं बच्चों, उधर का जो हिस्सा है मेरा, ये आपका दीर्घ चाप होगा बच्चों। वो आपका दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क होगा बच्चों, उसको मेजर आर्क बोला जाता है। तो एक हिस्सा यहां हम दिखाए बच्चों। अब फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है बच्चों, आप देखिए कि ये परिधि का जो हिस्सा है इस हिस्सा से ज्यादा है बच्चों, यानी अधिक पार्ट में ये बना हुआ है। तो उस हिस्सा से ज्यादा है, यहां हम A लिख देते हैं और फिर यहां B लिख देते हैं। तो इधर वाला जो आपका आर्क बना है बच्चों, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। और ये जो नीचे वाला ये जो आर्क बना है बच्चों, तो परिधि का ये छोटा हिस्सा है बच्चों, इसलिए इसको लघु बोला जाता है। और परिधि का ये एक बड़ा हिस्सा हुआ, इसलिए इसको दीर्घ बोला जाता है। तो ये आपका हो गया दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप हो गया। अब ये सब का लेंथ कैसे निकलेगा बच्चों? ये सब का लेंथ निकालने का हम फॉर्मूला आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि ये कर्व में है
और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको एक तार के रूप में ही मिलेगा जो आप लंबा करके लेंथ माप लेंगे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हम बताएंगे बच्चों, इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप निकालेंगे। तो इसको दीर्घचाप बोला जाता है बच्चों, और दीर्घचाप को इंग्लिश में मेजर आर्क बोला जाता है बच्चों, इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। तो अभी तक आप कितना चीजों को समझिए बच्चों, आप वृत्त के बारे में समझिए। तो वृत्त में और हम क्या समझे, तो वृत्त का केंद्र समझे, त्रिज्या समझे, व्यास समझे, जीवा समझ गए, और जीवा के बाद फिर हम लोग चाप समझ गए बच्चों। तो यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं बच्चों, समय कितना हुआ है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट ना। तो चलिए बच्चों, कुछ बातें और हम चर्चा कर देते हैं वृत्त से संबंधित में। तो ये हो गया आपका, इधर की बातें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों, आप यहां तक चीजों को समझ गए होंगे बच्चों। आप थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा सा अर्धवृत्त पर परिधि, परिमिति और परिमाप को थोड़ा सा हम समझ लेंगे बच्चों। अब उस चीज को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर मेरा आगे चलेगा बच्चों। तो अभी आपको हम अर्धवृत्त के बारे में बताए बच्चों कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और वो जो 2 बराबर भाग होता है बच्चों, वो 2 बराबर भाग आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये वृत्त हो गया बच्चों, और ये आपका व्यास हो गया। अब ये व्यास क्या किया बच्चों, व्यास आपका सेंटर से जाएगा, ये व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये जो 2 बराबर भागों में बांटा बच्चों, यही 2 बराबर भाग आपका अर्धवृत्त हो गया बच्चों। अब यहां समझिए बच्चों अर्धवृत्त में कुछ बातें। तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया बच्चों। अब वृत्त में आपको पता है बच्चों कि वृत्त के ये जो चारों ओर होता है बच्चों, ये चारों ओर परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि या परिमिति कहलाता है बच्चों, और परिमिति को आप परिमाप भी कर सकते हैं। तो परिधि या परिमिति या परिमाप, ये वृत्त का हो गया बच्चों। ये चारों ओर आप परिधि भी कहिए, दोनों सेम चीजें हैं, परिमिति परिमाप भी कहिए, यहां कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां पर परिधि कौन होगा अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का जो परिधि, तो वृत्त में देखिए चारों ओर का जो घेरा है बच्चों, ये चारों ओर का घेरा परिधि कहलाता है। तो इसका ये चारों तरफ से घेरा नहीं है, बल्कि आधे में घेरा है बच्चों। तो ये जो आधे में घेरा है, ये आपका कहलाएगा बच्चों अर्धवृत्त की परिधि, आपका ये कहलाएगा। ये आधा घेरा जो है, ये आपका अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा बच्चों। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, अर्धवृत्त में सेमी सर्कल में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये आपका अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। तो वृत्त का पूरा घेरा परिधि कहलाता है, आधा घेरा अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा, ये आधा घेरा। अब यहां पर ये जो है बच्चों, इसको बोला जाता है व्यास। ये आपका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। तो यहां से यहां आपका डायमीटर हो गया। अब इस आधे घेरे में, इस आधे घेरे में इस डायमीटर को, ये जो आपका एक रेखाखंड है बच्चों, एक सीधा रेखाखंड जो है, तो इस आधे घेरे में इस डायमीटर को अगर ऐड कर दिया जाएगा बच्चों, तब वो होगा अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप। क्योंकि परिमिति या परिमाप चारों ओर की माप होती है बच्चों। तो चारों ओर में आधा घेरा ये हुआ, और एक आपका ये भी एक घेरा बना रहा है, तो एक घेरा ये बना रहा है। तो अर्धवृत्त की परिधि आपका ये हुआ बच्चों। लेकिन अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति कौन हो गया बच्चों, अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप, इस पर ध्यान रखना है बच्चों। अर्धवृत्त में परिधि अलग होता है और परिमिति या परिमाप अलग होता है बच्चों। तो परिमिति परिमाप दोनों एक ही चीज है, तो एक अलग होता है, परिधि अलग होता है, लेकिन वृत्त में सेम होता है बच्चों।
क्योंकि वृत्त का ये चारों ओर का घेरा परिधि कहलाया और ये चारों ओर का घेरा आपका चारों ओर की माप भी होगा तो ये परिमिति भी कहलाएगा। लेकिन अर्धवृत्त में मेरा घेरा इतना बन रहा है बच्चों, तो इस घेरा को हम अर्धवृत्त की परिधि बोलेंगे और इस अर्धवृत्त की परिधि में ये व्यास अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप बराबर होगा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस अर्धवृत्त की परिधि, यानी इसमें हमको ये वाला ऐड कर देना है, तो ये हो गया आपका व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस अर्धवृत्त का व्यास, यानी अर्धवृत्त की परिधि में हम व्यास जोड़ देंगे तो आपका अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप होगा बच्चों। तो अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि में आपको व्यास जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा बच्चों। अगर परिमिति या परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है तो इस घेरा के साथ हमको ये वाला लेंथ अटैच करना पड़ेगा, यानी अर्धवृत्त की परिधि निकाल के ये जो जितना व्यास होगा व्यास को हमको ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें सवाल दिए जाते हैं बच्चों, इसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका क्लास 8 से 8, 9, 10 इस तरह से पूछा जाता है। क्लास 8 में आपका इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों कि मान लीजिए एक इस तरह से अर्धवृत्ताकार रोटी का टुकड़ा है, अब कोई चींटी इसके चारों तरफ घूम रहा है बच्चों, कोई चींटी यहां से चारों तरफ घूमना शुरू किया और घूम के फिर इधर आया बच्चों, तो चींटी कितना दूरी तय किया, तो चींटी कितना दूरी तय किया, तो इसके लिए हम इसका अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे बच्चों और फिर इस और भी चींटी घूम रहा है तो फिर ये व्यास की लंबाई को जोड़ देंगे तो एक चक्कर में चींटी उतना दूरी तय करेगी। और सिर्फ अगर इसका बात किया जाए बच्चों, तो इसका बात किया जाए तो सिर्फ अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे बच्चों। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरा हम बेसिक से हाई लेवल तक बताएंगे बच्चों, इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए और अपने नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त कीजिए बच्चों। नॉलेज जो आपके पास है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों और बढ़िया से चीजों को सीखना है और पूरे बेसिक से आपको चलना है, तभी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो आज मैं इस पार्ट को यहीं एंड करता हूं बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, अब वृत्त में और भी चीजें हैं बच्चों। वृत्त का त्रिखंड होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल होता है, सेक्टर के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। फिर वृत्तखंड होता है, यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और फिर इतना सारी चीजों को बताने के बाद बच्चों फिर हम इसका फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला को निकालने का तरीका बताएंगे बच्चों। फॉर्मूला को हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि फॉर्मूला को किस तरह से आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें होगी बच्चों और इतनी चीजें हो जाने के बाद आप अपने बुक के सवालों को बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। कोई तरह का समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए बच्चों और मन लगा के मेहनत करके और लगन के साथ आप पढ़ाई कीजिए बच्चों। आपके लिए जितनी आवश्यक और जरूरी चीजें हैं उस तरह के नॉलेज को हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।